गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर वाले चैप्टर में डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है। अब यहाँ बात देखने वाली ये होती है कि किसी ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन होता क्या है। तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का सीधा सीधा सा मतलब इतना ही होता है कि यदि अपन किसी ऑब्जेक्ट को जो इनिशियल वैल्यू होती है वो अगर अपन प्रोग्राम के रन टाइम के दौरान देते हैं तो उसे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट को अपन इनिशियल स्टेज में कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है, और वो वैल्यू अगर रन टाइम पे यूज़र द्वारा डिफरेंट दी जाती है तो वह डायनेमिक इनिशियलाइजेशन होता है। नॉर्मली अपन ऑब्जेक्ट को एक वैल्यू देते हैं और उसके द्वारा अपन प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो केवल ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन होता है, वो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कहलाता है। डायनेमिक का मतलब क्या है, इसको डिफरेंट वैल्यू देना डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है कि इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड बाय यूजर एट रन टाइम ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू रन टाइम के दौरान अगर यूज़र के द्वारा दी जाती है तो ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कहलाता है। अब ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन देखने के लिए अपन एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बना करके और उसमें अपन चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाते हैं अपन। किस प्रकार का एक प्रोग्राम बनाएंगे कि अपन किसी भी रेक्टेंगल और एक सर्किल का क्षेत्रफल या एरिया निकालने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग में देखना प्रोग्राम को थोड़ा ढंग से, इजी प्रोग्राम है, सिंपल। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अगर आपने पढ़ लिया है तो सेम प्रोग्राम रहेगा, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं पढ़ा है तो इससे पहले का वीडियो आप देखिएगा मेरे चैनल पे। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अपन सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम है अपने पास में सेफ नाम की मेरे पास में क्लास है, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें अपन क्या करते हैं, क्लास के दो भाग हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट पार्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 वेरिएबल हैं, ये क्या करेंगे, ये जो लेंथ और ब्रीथ का है ये तो किसी भी रेक्टेंगल के लिए लंबाई और चौड़ाई लेने के लिए काम में आएंगे, और जो रेडियस है ये अपन जो वर्थ का, जो सर्किल का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके लिए उसकी त्रिज्या रेडियस लेने का काम करेगा। और उसके बाद में जो चौथा मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो एरिया नाम का है। ये क्या करेगा, उस जो भी वैल्यू आएगी इसमें उसको प्रिंट करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। तो अपने पास में मूल रूप से कितने वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल हो गए। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, पब्लिक पार्ट चलते हैं। पब्लिक पार्ट के अंदर अपन क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। पब्लिक पार्ट में अपन सीधी सी बात है मेंबर फंक्शन बनाते हैं। जब अपन कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं तो आप जानते हो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। अगर इसके बारे में आपको नई नॉलेज है तो आप पीछे के वीडियो देखिएगा पहले का, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है, जिसमें क्या है, नो आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें 1 आर्ग्यूमेंट है, मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। इसमें मैंने आर की वैल्यू पास की है, ठीक है। आर की वैल्यू यूज़र से आएगी, और ये आर की वैल्यू है ये रेडियस के पास में यहाँ चली जाएगी। और जाने के बाद में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 3.14, ठीक है, और रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस। तो ये सब मल्टीप्लाई होके और कैलकुलेट होके किस में चली जाएगी वैल्यू, एरिया में, और एरिया को अपन क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो इसके द्वारा अपन क्या निकाल सकते हैं, सर्किल का क्षेत्रफल। उसके बाद में एक दूसरी कंस्ट्रक्टर काम में ले रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें अपन 2 पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एक एल और एक बी। एल है वो किसके पास में चला जाएगा, लेंथ के पास में जाएगा, ठीक है, और बी है वो ब्रीथ के पास में चला जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया में डाल देंगे तो ये लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई गुणा चौड़ाई किसका फॉर्मूला होता है, आयत का। तो अपने पास में ये हो गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, क्योंकि अपने पास में 3 कंस्ट्रक्टर हो गए, सेफ 0 आर्ग्यूमेंट, सेफ 1 आर्ग्यूमेंट, सेफ 2 आर्ग्यूमेंट, ठीक है।
तो ये होगी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब अपन क्या करते हैं, एक रिजल्ट नाम का मेंबर फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट नाम का मैंने मेंबर फंक्शन बनाया और इसमें मैंने एरिया को प्रिंट कर दिया। मैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के द्वारा इसको कॉल करूंगा वैसे वैसे ये क्या कर देगा, रिजल्ट प्रिंट कर देगा। एक बार मैं सर्किल के द्वारा इसको कॉल करवाऊंगा, सर्किल के ऑब्जेक्ट के द्वारा, और एक बार मैं रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल करवाऊंगा तो रेक्टेंगल का रिजल्ट प्रिंट कर देगा। अब अपन चलते हैं मेन फंक्शन में। अब देखो यहाँ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना है आपको कि ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। ये सब कार्य अपन मेन फंक्शन में करते हैं। ठीक है, तो मेन में देखो मैंने ये शेप क्लास का नाम है, और सर्किल और रेक्टेंगल ये दो मैंने क्या बना लिए, ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, यहाँ पे एक तो सर्किल है और एक क्या है, रेक्टेंगल, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। इसको ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, आर, एल और बी। आर, एल और बी, इसका मतलब हो गया मैं आर की वैल्यू यूजर से लूँगा, एल की वैल्यू यूजर से इनपुट करवाऊंगा, और बी की वैल्यू भी किससे लूँगा, यूजर से लूँगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक सी आउट लिखा है, और एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल, जो भी है आप लिखो तो लिख सकते हो, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो इसके द्वारा मैं क्या करूँगा, आर की वैल्यू सी इन कर लूँगा, इनपुट ले लूँगा। अब ये जो आर की वैल्यू है ये क्या करूँगा मैं, इस के द्वारा मैं क्या करवा रहा हूँ, पास करवा रहा हूँ। ये वैल्यू मैंने पास कर दी, और कौन से कंस्ट्रक्टर के पास जाएगी, 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के पास जाएगी। 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो अपन ने बनाया था वो क्या कर रहा था, वर्थ का क्षेत्रफल निकाल रहा था। उसमें अपन ने ये लिखा था एरिया इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस और मल्टीप्लाई बाई रेडियस। ठीक, तो ये सर्किल का क्षेत्रफल निकाल देगा। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, एल और बी की वैल्यू इनपुट करवा रहा हूँ। ठीक है, और एल और बी की वैल्यू किसके लिए जाएगी, रेक्टेंगल के लिए जाएगी। और यहाँ पर मैं किसको कॉल करवा रहा हूँ, जो 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया था उसको कॉल करवा रहा हूँ। यहाँ एल और बी की वैल्यू यूजर के द्वारा आ गई, और ये इससे पास कर दी। ठीक है, एल की वैल्यू लेंथ के पास चली जाएगी, बी की वैल्यू ब्रिथ के पास चली जाएगी, और एरिया इज इक्वल टू अपन ने उसमें लिख रखा था लेंथ इंटू ब्रिथ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है अपना ऑब्जेक्ट के डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो गया। अब ये डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मतलब अपन ने ये है कि यूजर अलग अलग प्रकार की वैल्यू यहाँ दे सकता है। ठीक है, जैसे इसको रन करेंगे तो एक बार मैं यहाँ 10 और 20 पास कर दूंगा, फिर 30 और 40 पास कर दूंगा, तो ये होता है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, अपने पास में रिजल्ट नाम का एक मेंबर फंक्शन मैंने बना रखा था, उस मेंबर फंक्शन को मैं दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा, सर्किल और रेक्टेंगल के द्वारा क्या कर लूँगा, कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने सर्किल के द्वारा उसको कॉल किया, ठीक है, तो उसमें रिजल्ट का जो मेंबर फंक्शन था उसको मैं सर्किल के द्वारा कॉल करूँगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सर्किल का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और रेक्टेंगल के द्वारा कॉल करूँगा तो वो किसका रिजल्ट प्रिंट कर देगा, रेक्टेंगल का रिजल्ट प्रिंट कर देगा। इस प्रकार से अपन किसी भी ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। सिंपल है, वेरी सिंपल है, इतना इजी है कि अगर आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आती है तो आप यहाँ कर सकते हो। बस केवल फर्क इतना सा है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में अपन यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पास करते हैं, यहाँ जबकि डायनेमिक इनिशियलाइजेशन में अपन क्या करते हैं, एक वेरिएबल पास करते हैं और वह वेरिएबल की वैल्यू यूजर से इनपुट करवाते हैं। इतना सा ही है फर्क दोनों में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है बहुत बड़ा। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अब सिंपल सी बात है कि कंस्ट्रक्टर तो है ही, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, किसी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू, ठीक है, या अपन कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, कंस्ट्रक्टर का उपयोग करते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट बनता है, जो आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, सेम वही ऑब्जेक्ट दूसरे कंस्ट्रक्टर के लिए पास कर दिया जाता है। ठीक है, सेम उसी क्लास में होता है ये कार्य। देखो, एक कंस्ट्रक्टर दैट इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास इज नोन एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि कोई भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो उसी क्लास में दूसरे ऑब्जेक्ट
के लिए अगर अपन उसको डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। सिंपल सी बात है कि अपन किसी ऑब्जेक्ट में से वैल्यू पास करते हैं, उसकी जगह अपन क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट की कॉपी दूसरे में आ जाएगी, इसे कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से ये एक आर्गुमेंट पास करता है, क्या होता है, इसका अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम के द्वारा ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाती है। तो देखो इसका प्रोग्राम बना के बताता हूँ। देखो सबसे पहले है स्टूडियो सब हो गया, उसके बाद में क्लास बनाते हैं पॉइंट नाम की। पॉइंट नाम की क्लास बनाई, इसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है अक्ष, ठीक है। और उसके बाद में मैंने क्या किया, पब्लिक पार्ट में मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो देखो मैं सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर 0 आर्ग्यूमेंट ले लिया, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ले लिया जिसमें से मैंने एक नॉर्मल आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक है। ये अभी तक कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। उसके बाद में एक की वैल्यू किसके पास में चली जाएगी, अक्ष के पास में चली जाएगी। ये सिंपल चीज़ है, ये अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। यही मेंबर फंक्शन में होता है। उसके बाद में मैं एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें से मैंने पास, देखो यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ क्या पास किया है, ये क्या है, ये उस क्लास का नाम है, ठीक है। और यहाँ m%y ये उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब मैं इसका जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो इसमें से पास करूँगा, ठीक है। इसका मतलब इसके ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पास होगी, इसमें चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये जो मैं काम बता रहा हूँ ये मैं मेन फंक्शन में करूँगा। अब मेन फंक्शन में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये वैल्यू कॉपी हो जाती है, जो y.a में वैल्यू आती है वो अक्ष में कॉपी हो जाती है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, देखो शो फंक्शन, शो के द्वारा मैं इसकी वैल्यू को शो करवा दूंगा, सिंपल सा है, मेंबर फंक्शन है शो। मेन फंक्शन में चलते हैं। मेन फंक्शन में देखो मैंने ये पॉइंट और p1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, उसके लिए मैंने एक वैल्यू पास कर दी। उसके बाद में पॉइंट और एक दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उस दूसरे ऑब्जेक्ट में मैंने पहले की वैल्यू को क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। ये यहाँ पे जो कॉपी कंस्ट्रक्टर वहाँ अपन ने बनाया था ना, उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ये वैल्यू है, ये यहाँ से सीधी इसमें कॉपी हो गई, ये यहाँ पे चली जाएगी। आपने जो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया था उसमें ये क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा उसका, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही क्लास में किसी एक कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट की दूसरे कंस्ट्रक्टर में क्या हो गई, कॉपी हो गई। और दूसरा कंस्ट्रक्टर है उसका ऑब्जेक्ट पहली जो कंस्ट्रक्टर बनाया था उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा इनिशियलाइज भी हो गया, इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद में मैं दोनों ऑब्जेक्ट को क्या कर दूंगा, दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मैंने शो नाम का जो मेंबर फंक्शन बना रखा है उसको मैं कॉल करवा दूंगा, दोनों की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। इस प्रकार से अपन क्या है, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। ये सिंपल है, इजी है, ठीक है। अब अपन इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्ट्रक्टर, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सेम है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, थोड़ा सा अंतर है। इसको थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन होता है। डिस्ट्रक्टर इज आल्सो ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, ठीक है। और इसका उपयोग क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसको डिस्ट्रॉय, नष्ट करने के लिए किया जाता है। कंस्ट्रक्टर में क्या कहते हैं अपन, यही तो कहते हैं कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट या इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और यहाँ पे कह रहे हैं स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास दैट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। मतलब कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है या इनिशियलाइज किया जाता है उसको नष्ट या डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ सिंपल है, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय करता है, खत्म बात, ठीक है। अब आपको क्या करें, इसके भी कुछ स्पेशल फीचर हैं, गुण हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो क्या है, इसका नाम भी क्लास के नाम जैसा होता है, लेकिन इससे पहले एक चिन्ह लगा होता है जिसको अपन टाइल्ड बोलते हैं। ये ध्यान से देखना, थोड़ा सा टाइल्ड नाम का चिन्ह बना होता है इससे, ठीक है। इट नेवर टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट, डज नॉट रिटर्न। कंस्ट्रक्टर है वो आर्ग्यूमेंट लेता है, वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रक्टर है वो न तो आर्ग्यूमेंट लेता है और न ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि ये कब इन्वोक होता है, मतलब ये चलता कब है।
कब अपने अस्तित्व में आता है? आपने बना लिया, लेकिन प्रोग्राम में ये कब काम करेगा कि ये किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को नष्ट करेगा? तो ये कब करता है? ये इम्प्लिसिटली कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली करता है। कैसे करता है? या तो आपका प्रोग्राम होता है वो एग्जिट होता है उस समय, ठीक है, या वो जो ब्लॉक बना रखा है आपने, ठीक है, उस समय, या जो फंक्शन बना रखा है उससे जैसे ही आप एग्जिट होते हो, बाहर होते हो, उस समय ऑटोमेटिकली क्या कर देता है? उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत इजी एग्जांपल है, देखना कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे एक सिंपल नाम की क्लास बनाई है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। सिंपल नाम की क्लास है, उसके बाद में एक सिंपल नाम का अपन ने कंस्ट्रक्टर बनाया, जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। अब जीरो आर्ग्यूमेंट हो चाहे वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, ये ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा अपने को जब अपन प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेम काम अपने को डिस्ट्रक्टर बनाते समय करना है। ठीक है, अब मैं वापस क्या बना रहा हूँ? एक डिस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। ये डिस्ट्रक्टर बन गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने इससे पहले टाइल चिन्ह लगाया, देखो, मतलब केवल इतना सा ही फर्क है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में सेम इतना ही फर्क है। ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? डिस्ट्रक्टर हो गया। अब आप कहते हो कि भाई ठीक है सेम है दोनों चीज़ें, इसमें फ़र्क क्या है? तो भैया फ़र्क सिंपल सा इतना सा है कि इससे पहले क्या लगा होता है? टाइल्ड चिन्ह। ये टाइल्ड चिन्ह ये बताता है कि ये डिस्ट्रक्टर है, और अगर टाइल्ड चिन्ह नहीं लगा होता है इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब टाइल्ड चिन्ह नहीं लगा होता है, ऑब्जेक्ट बनाएगा। टाइल्ड का चिन्ह लगा दिया आपने, ये जो इसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है कंस्ट्रक्टर के द्वारा, उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा ये। ठीक है, अब मेन फंक्शन में क्या करते हैं? तो भैया मेन फंक्शन में अपन वही काम करते हैं जो कंस्ट्रक्टर में करते थे। सिंपल है, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाइए। कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये जैसे ही क्या होता है कि देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, समझना यहाँ पे ये काम कैसे करेगा। ये मैंने देखो सिंपल एस ऑब्जेक्ट बना लिया, जीरो आर्ग्यूमेंट था तो मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाया और रिटर्न जीरो। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझना, अपन ने कहा था कि ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक कब होता है, तो ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक कब होगा? तो इन्वोक कब होता है ये? तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये देखो, ये जैसे ये पहले चलेगा, ठीक है, क्योंकि पहले ये कॉल होगा। कैसे कॉल होगा? कि मेन फंक्शन पहले चलेगा, जैसे ही मेन फंक्शन पहले चलेगा तो एस नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये यहाँ से क्या होगा? कॉल होगा, तो ऑब्जेक्ट बन गया इसका। उसके बाद में जैसे ही मैं इस ब्लॉक से बाहर आता हूँ, अपन ने कहा था एक ब्लॉक प्रोग्राम या फंक्शन से, जैसे ये ब्लॉक है यहाँ तक, ठीक है, ये इतना सा क्या हो गया? ये अपना ये इतना ब्लॉक है ऊपर, ठीक है, ये ऊपर का इतना सा क्या है? ब्लॉक। अब इस ब्लॉक से मैं जैसे बाहर आता हूँ तो ये अपने को क्या मिला? डिस्ट्रक्टर। जैसे ये डिस्ट्रक्टर स्टार्ट होगा यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वो जो ऑब्जेक्ट बना है वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन क्या है कि डिस्ट्रक्टर का उपयोग करते हुए अपन मेमोरी को भी फ्री कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मेमोरी एलोकेट होती है उसको भी फ्री कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट ऑपरेटर का उपयोग करते हुए, उसमें डिलीट ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, तो उसके द्वारा अपन कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर है, ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अपन पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, उसमें अपन जितने भी है यूनरी बाइनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करना, ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आगे का वीडियो अतिशीघ्र आ रहा है इस चैनल पे, तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पर इस बुक्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा जो आपके इन फ्यूचर काम में आए, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अभी इस चैनल पे केवल मैं बुक्स के ये C++ के टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में SQL का जो मैटर है वो डालूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।